हम्म। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो काफी दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत गहरे सवाल भी उठाता है। मतलब, क्या होता है जब व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा क्रांतिकारी खुद एक दिन व्यवस्था बन जाता है? हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। इतिहास में अक्सर हम डेविड बनाम गोलियत की कहानियां सुनते हैं, जहां एक कमजोर इंसान किसी बहुत ही ताकतवर दानव को हरा देता है। बिल्कुल। ऐसी कहानियों में एक स्पष्टता होती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, द राइज एंड फॉल ऑफ बंगाल की आयरन लेडी, वो एक बहुत जटिल तस्वीर पेश करती है। सही कहा। यह दस्तावेज भारतीय राजनीति के एक ऐसे अभूतपूर्व अध्याय का विश्लेषण करता है जहां वो डेविड खुद सत्ता के शिखर पर पहुंचकर एक दिन गोलियत बन जाता है। और फिर एक नया डेविड आकर उस नए गोलियात को भी उसी तरह गिरा देता है। बहुत ही यथार्थवादी चित्र है ये। और हाँ, यहाँ शुरुआत में ही मैं ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पूरी चर्चा में हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। जी बिल्कुल। चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो या कोई क्षेत्रीय पार्टी हो। हाँ, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों को निष्पक्ष रूप से समझना है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे बिना किसी राजनीतिक विरासत वाली एक आम छात्रा ने 34 साल पुराने कम्युनिस्ट साम्राज्य को उखाड़ फेंका। और फिर 15 साल तक सत्ता पर कैसे पकड़ बनाए रखी, और आखिरकार 2026 में अपना सबसे मजबूत किला कैसे गंवा दिया। तो चलिए 1970 के दशक के कलकत्ता चलते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार उस समय का राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग था ना? बहुत अलग था। 1970s के दशक का बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो विचारधाराओं का एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र था। कॉलेज कैंपसेस से लेकर कारखानों तक हर जगह कम्युनिस्ट संगठनों का पूरा नियंत्रण था। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका था उनका। एकदम सही शब्द है। वामपंथ उस समय सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं था, समाज के हर वर्ग में उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। और इसी इकोसिस्टम के बीच जोग माया देवी कॉलेज की एक साधारण सी छात्रा राजनीति में कदम रखती है, बिना किसी विरासत या पैसे के। तो फिर वो इतने मजबूत कम्युनिस्ट तंत्र के खिलाफ खड़ी कैसे हो पाई? देखिए, इसका जवाब उनके काम करने के आक्रामक तरीके में छुपा है। स्रोत सामग्री बताती हैं कि जब उन्होंने छात्र संगठन की जिम्मेदारी संभाली तो उनका तरीका सीधे टकराव का था। वो सिर्फ पीछे खड़े होकर नारे लगाने वालों में से नहीं थीं। हाँ, वो सड़क पर उतरती थी। बिल्कुल, लाठियां खाती थीं और सीधे वामपंथी संगठनों को चुनौती देती थीं। यही वो आक्रामकता थी जिसने पहली बार लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन ध्यान खींचना अलग बात है और चुनाव जीतना बिल्कुल अलग। 1984 का वो चुनाव शायद इस कहानी का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, वो बहुत ही चौंकाने वाला चुनाव था। मतलब देश उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या के सदमे में था। कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी, लेकिन जादवपुर सीट से कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा वो सिर्फ 29 साल की एक लड़की थी। और उनके सामने थे सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी। हाँ, ये तो ऐसा था जैसे किसी नए खिलाड़ी को सीधे ओलंपिक चैंपियन के सामने उतार दिया जाए। उस समय सोमनाथ चैटर्जी का नाम बंगाल में जीत की गारंटी माना जाता था। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया। सोमनाथ चैटर्जी हार गए थे? बिल्कुल, वो हार गए और ये एक चमत्कार जैसा था। पर सिर्फ एक सीट जीतने से कोई जननेता तो नहीं बन जाता। वामपंथी सरकार की जड़ें तो 34 सालों से सिस्टम में धसी हुई थी। सही कहा। दिल्ली में संसद में बैठना बंगाल की सत्ता पलटने के लिए काफी नहीं था। तो वो कौन सा क्षण था जब ये युवा नेता एक राष्ट्रीय चेहरे से बदलकर बंगाल की सड़कों की दीदी बन गई? उसके लिए हमें 1990 की एक खौफनाक घटना को देखना होगा। कोलकाता के हाजरा मोड़ पर एक प्रदर्शन चल रहा था। तभी उन पर एक जानलेवा हमला होता है। उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया जाता है। बाप रे, ये तो किसी को भी डराकर राजनीति से बाहर करने के लिए काफी था। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। अगले दिन जब अखबारों में अस्पताल के बिस्तर से उनकी खून से लथपथ तस्वीर छपी तो उसने एक मनोवैज्ञानिक असर डाला। और उनका वो बयान भी आया था ना, हम डरने वाले नहीं हैं। एकदम सही। इस एक तस्वीर और बयान ने उन्हें वामपंथी सरकार के खिलाफ आम आदमी के संघर्ष का प्रतीक बना दिया। यहीं से असल मायने में दीदी का जन्म हुआ। अच्छा, और स्रोत सामग्री ये भी इशारा करती है कि यहीं से उन्हें ये एहसास हुआ कि कांग्रेस में रहकर बंगाल की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हाँ,
क्योंकि दिल्ली का नेतृत्व अक्सर राज्य स्तर के संघर्षों में समझौता कर लेता था। इसी एहसास ने 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के गठन की नींव रखी। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा अचरज होता है। 1998 में पार्टी बनी, संगठन नहीं था, पैसे नहीं थे, और सामने दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली कम्युनिस्ट सरकार थी। ये पासा पलटा कैसे? पासा पलटने की शुरुआत खुद वामपंथी सरकार के एक अति महत्वाकांक्षी फैसले से हुई। 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तय किया कि बंगाल को औद्योगिकरण की जरूरत है। हाँ, सिंगूर में टाटा नैनो फैक्ट्री और नंदीग्राम में केमिकल हब वाला मामला। बिल्कुल। तर्क ये था कि निवेश और रोजगार आएगा। रोजगार और निवेश तो अच्छी बात है, तो फिर इसमें गलत क्या हो गया? गलत ये हुआ कि ये सारा विकास कृषि भूमि के अधिग्रहण की कीमत पर हो रहा था, और बंगाल में किसानों का अपनी जमीन से जो भावनात्मक जुड़ाव है वो रोजगार के वादे से कहीं ज्यादा भारी पड़ गया। मतलब जमीन छीनने का डर बहुत बड़ा था। हाँ, किसानों को लगा उनका अस्तित्व खतरे में है। और यहीं पे वो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है ना। 2006 में सिंगूर में 25 दिनों की भूख हड़ताल और फिर नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग। सही कहा। इन घटनाओं ने वामपंथी सरकार की उस मूल पहचान को ही खत्म कर दिया जो खुद को गरीबों और किसानों की पार्टी कहती थी। और तब जो नारा गूंजा, माँ, माटी, मानुष, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। एकदम नहीं। इसे राजनीतिक विज्ञान में इमोशनल मोबिलाइजेशन कहा जाता है। उन्होंने लेफ्ट की सबसे बड़ी ताकत को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार सत्ता से बाहर हो गई। बिल्कुल। बुद्धिजीवी, अल्पसंख्यक, किसान सब टीएमसी के साथ आ गए थे। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन किसी सत्ता को उखाड़ फेंकना एक बात है और 15 साल तक राज करना दूसरी। 2011 के बाद जिस तरह की कल्याणकारी राजनीति शुरू हुई, जैसे कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, इन योजनाओं में ऐसा क्या खास था? देखिए, इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना बहुत दिलचस्प है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने कोई बहुत बड़ी रकम नहीं दी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के हाथ में सीधे आर्थिक नियंत्रण दे दिया। अच्छा, मतलब सीधे उनके बैंक खाते में पैसे? हाँ, इससे पितृसत्तात्मक ढांचे में महिलाओं को एक तरह की आर्थिक आजादी महसूस हुई। उन्हें छोटे खर्चों के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो महिला पहले अपने पति के कहने पे वोट देती थी, वो अब एक स्वतंत्र वोटर बन गई। एकदम सही पकड़ा आपने। इस नीति ने महिलाओं को एक अभेद्य वोट बैंक में बदल दिया। हर घर में एक ऐसा वोटर बन गया जो किसी बाहरी लहर से प्रभावित नहीं होता था। और इस मजबूत नींव का असली इम्तिहान 2021 के चुनावों में हुआ, जब सामने बीजेपी थी, राष्ट्रवाद और आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ। हाँ, वो कल्याणकारी योजनाएं बनाम आक्रामक राष्ट्रवाद का सीधा टकराव था। लेकिन टीएमसी ने बंगाली अस्मिता का कार्ड खेल दिया। खेला हो बे और बंगाल अपनी बेटी को चाहता है जैसे नारे। बिल्कुल, ये संदेश दिया गया कि दिल्ली वाले बंगाल को नहीं समझ सकते, और टीएमसी ने प्रचंड बहुमत से वापसी की। पर अब यहाँ सबसे बड़ा और तीखा सवाल आता है। जिस नेता के पास 2021 में इतना विशाल जनसमर्थन था, उसका वोट बैंक इतना मजबूत था, फिर 2026 आते आते पैरों तले जमीन कैसे खिसक गई? देखिए, कोई भी मजबूत इमारत एक झटके में नहीं गिरती। दरारें धीरे धीरे गहरी होती हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार पतन की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान के प्रशासनिक रवैये से हुई। हाँ, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और आंकड़ों को छिपाने के आरोप। बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा चुभी वो थी आलोचनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया। जिन लोगों ने सवाल उठाए उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां होने लगी। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक पतन था। जो नेता कभी लाठियां खाकर सिस्टम से लड़ती थी, वो अब खुद सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने वाला सिस्टम बन चुकी थी। सही कहा। ये सत्ता के अहंकार का पहला संकेत था। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है भ्रष्टाचार का। पंचायत और नगर पालिका स्तर वाला भ्रष्टाचार। हाँ, ये धारणा बन गई कि बिना कट मनी या रिश्वत के कोई सरकारी काम नहीं हो सकता। और सबसे विनाशकारी झटका तो एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला था। बिल्कुल। टीवी स्क्रीन्स पर करोड़ों रुपए के नोटों के ढेर देखे गए। ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, इसमें मेरिट को खुलेआम बाजार में बेचा जा रहा था। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ये वैसा ही है जैसे आपको पता चले कि जिस बैंक पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही बैंक आपकी जीवन भर की कमाई किसी और को बांट रहा है। बहुत सटीक उदाहरण है ये। मतलब जो असली हकदार है वो सड़क पर खड़ा है और पैसे देकर कोई और नौकरी ले गया।
इससे युवाओं का भरोसा पूरी तरह टूट गया। बिल्कुल। और जब अदालतों ने हजारों फर्जी नौकरियां रद्द की तो सालों से बेरोजगार बैठे लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। सरकार की दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। और अगर कोई कसर बाकी थी तो वो संदेशखाली और आरजीगर मेडिकल कॉलेज की घटनाओं ने पूरी कर दी। हाँ, महिला सुरक्षा का जो मुख्य स्तंभ था वो पूरी तरह से ढह गया। आरजीकर की घटना के बाद जो कैंडल मार्च निकले उनमें एक बहुत ही खास बात देखने को मिली। वो क्या थी? उन रास्तों पर चलने वाले लाखों लोगों के चेहरों से डर पूरी तरह से गायब हो चुका था। जब जनता के मन में सम्मान खत्म हो जाए और डर भी उड़ जाए तो वो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। बिल्कुल सही। और यहीं से 2026 के ऐतिहासिक चुनाव की जमीन तैयार होती है। तो 2026 में बीजेपी की रणनीति में ऐसा क्या अलग था जो 2021 में नहीं था? इस बार चुनाव आयोग ने सबसे पहले तो वोटर लिस्ट की बहुत गहराई से सफाई की। लाखों फर्जी नाम हटाए गए, लेकिन असली गेम चेंजर थी बीजेपी की पन्ना प्रमुख रणनीति। एक सेकंड, ये पन्ना प्रमुख सुनने में तो सिर्फ एक शब्द लगता है, पर ये काम कैसे करता है? देखिए, वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर करीब 30 वोटरों के नाम होते हैं। बीजेपी ने हर एक पन्ने के लिए अपना एक कार्यकर्ता लगा दिया। अच्छा। पहले क्या होता था, टीएमसी के स्थानीय नेता का पूरे इलाके पे दबदबा होता था, लोग डरते थे। तो मतलब अब मुकाबला किसी बड़े नेता से नहीं बल्कि उसी मोहल्ले के एक कार्यकर्ता से था। हर 30 घर पर एक जवाबदेह व्यक्ति खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल। इस माइक्रो मैनेजमेंट ने स्थानीय खौफ के तंत्र को पूरी तरह से तोड़ दिया। और इसके साथ ही बीजेपी ने कुछ बहुत ही स्पष्ट वादे किए। हाँ, जैसे 7वां वेतन आयोग लागू करना। और सबसे अहम सीएए और यूसीसी का मुद्दा। सीएए को तो अक्सर सिर्फ एक वैचारिक मुद्दे की तरह देखा जाता है, लेकिन बंगाल में मथुआ समुदाय के लिए इसका मतलब कुछ और ही था, है ना? जी हाँ, मथुआ समुदाय के लिए सीएए उनके अस्तित्व का सवाल था। नागरिकता का मतलब उनके लिए बुनियादी अधिकार था, बिना डरे जीवन जीना। और जब सीएए लागू करने का ठोस वादा किया गया तो उन्होंने एक मुश्त होकर वोट किया। एकदम सही। और इन सब में आखिरी कड़ी थी केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। दशकों बाद दूर दराज के गांवों में लोगों ने बिना किसी स्थानीय गुंडे की धमकी के वोट डाला। और जब जनता गुस्से में हो और बिना डरे वोट डाले तो मतदान रिकॉर्ड स्तर पर जाना ही है। बिल्कुल। बम्पर वोटिंग अक्सर सत्ता विरोधी लहर का इशारा होती है। और फिर 4 मई 2026 का वो दिन आया। 15 साल पुरानी सरकार धड़ाम से गिर गई। बीजेपी को भारी बहुमत मिला। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर थी भवानीपुर सीट का नतीजा। दीदी का सबसे सुरक्षित किला। हाँ, जहां से हारना उनके लिए नामुमकिन माना जाता था, उसी भवानीपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया। ये हार वाकई प्रतीकात्मक थी। ये बताता है कि जब जनता का भरोसा टूटता है तो कोई भी किला सुरक्षित नहीं रहता। संगठन की पन्ना प्रमुख रणनीति, खौफ का खात्मा और भ्रष्टाचार का गुस्सा, इन सब ने बंगाल का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम इस पूरे सफर का निचोड़ निकालें तो ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। एक साधारण छात्रा बिना कुछ होते हुए भी अपनी संघर्ष क्षमता से सत्ता के शिखर तक पहुंचती है और 34 साल पुराने अजय कम्युनिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे उसी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, प्रशासनिक अहंकार हावी होता है। और वही जनता जो उन्हें सिर आंखों पर बिठाती है, ठगा हुआ महसूस करने पर उन्हें बेदखल कर देती है। ये साबित करता है कि लोकतंत्र में कोई भी वोट बैंक हमेशा के लिए आपका नहीं होता। आत्मसम्मान को चोट पहुंचने पर पतन निश्चित है। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी हमें उसी गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है, जब कोई डेविड किसी गोलियात को मारकर सत्ता के सिंहासन पर बैठता है तो क्या वो अनिवार्य रूप से खुद गोलियात बन जाता है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हाँ, क्या लंबे समय तक मिली असीमित सत्ता किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन की आत्मा को खत्म कर देती है? क्या पूर्ण सत्ता का मतलब ही पतन का बीज बोना है? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री से निकलकर पूरी दुनिया की राजनीति पर लागू होता है और ये यकीनन गहराई से विचार करने लायक है।